इससे पहले हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों में से 7 सिद्धांतों के बारे में हमने बात की। 8वां सिद्धांत है केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहना चाहता है? जैसे कि एक संगठन है और उस संगठन में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, बड़ा संगठन है, तो वहाँ पर केंद्रीकरण उचित नहीं है। और छोटा संगठन है, वहाँ पर केंद्रीकरण उचित है। तो केंद्रीकरण होता क्या? तो केंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता का केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकरण, पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होना। छोटा संगठन है तो समस्त अधिकार अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो उस संगठन को प्रभावी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ संगठन है, तो उसके अंदर अगर हम अधिकारों को एक ही व्यक्ति के हाथ में रखेंगे तो वो संगठन प्रभावी नहीं चलेगा। तो वहाँ पर हमको संगठन को प्रभावी चलाने के लिए अधिकारों का क्या करना पड़ेगा? प्रत्यायोजन करना पड़ेगा। मतलब कि अधिकारों का विभाजन करना पड़ेगा, अधिकार सौंपने पड़ेंगे। एक अधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनको अधिकारों का प्रत्यायोजन करेगा। इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण वो संगठन के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि संगठन का जितना बड़ा आकार उतना विकेंद्रीकरण आवश्यक है, और संगठन का जितना छोटा आकार वहाँ पर आप केंद्रीकरण भी कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धांत है जो हेनरी फ्योल ने प्रतिपादित किया है। दूसरा सिद्धांत है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी, जिसको हम सोपान श्रृंखला भी कह सकते हैं। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जो हम संप्रेषण करते हैं ना, जैसे उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को संप्रेषण करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान, निम्न अधिकारी अपने ऊपर के उच्च अधिकारी को संप्रेषण करते हैं। तो ये जो संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, मान लो उच्च अधिकारी आदेश देना चाहते हैं तो उसके आदेश देने का प्रवाह क्या रहेगा? कौन किसको आदेश देगा? उच्च अधिकारी अपने किस अधीनस्थ को आदेश देगा, वो अधीनस्थ अपने किस अधीनस्थ को आदेश देगा। तो उसकी एक सोपान श्रृंखला पहले से क्या की जाती है? तय की जाती है, जिससे कि आदेश देने में या विचारों के आदान प्रदान में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से इसको बताने का प्रयत्न किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ABCDEFG, यहाँ पर LMNOPQ, इस प्रकार का एक चित्र बनाया हुआ है। अब A अगर उच्च अधिकारी है और वो अपना कोई भी आदेश अगर B को देना, मान लो G को देना चाहता है, तो A अपना आदेश डायरेक्ट G को नहीं देगा। बीच में जो कड़ियाँ हैं, संपर्क की कड़ी, बीच में जो कड़ियाँ हैं उन कड़ियों को तोड़कर A अपना आदेश G को नहीं देगा, या G अपना सुझाव इन बीच वाली कड़ियों को तोड़कर A को नहीं देगा। तो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप संपर्क कैसे किया जाएगा? स्टेप बाय स्टेप संपर्क किया जाएगा। जैसे कि अगर A को अपना संदेश G को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएगा? A अपनी बात किसको बताएगा? B को। B उस संदेश को किसको पहुंचाएगा? C को। C D को, D E को, E F को और F G को। मतलब एक ही बात इन संपर्क कड़ियों के माध्यम से G तक पहुंची है। इसको हम कहते हैं सोपान श्रृंखला, संपर्क की कड़ी। ऐसे कैसे यहाँ पर LMN, तो A अगर अपनी बात Q को पहुंचाना चाहता है तो यहाँ पर संपर्क नहीं करेगा। वो कहाँ पर संपर्क करेगा? L से संपर्क करेगा। A L को बताएगा, L M को बताएगा, M N को बताएगा, N O को बताएगा, O P को बताएगा और P किसको बताएगा? Q को। इस प्रकार से एक संपर्क कड़ी स्थापित की जाती है। मान लो कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संपर्क स्थापित करने में समय अधिक लगता है। मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो F को अपनी बात P को बतानी है और वो बात इस प्रकार से बताएगा, F E को, D को, C को, B को, A, फिर वहाँ पर P तक बात पहुँचेगी तो समय कितना लग जाएगा? बहुत ही अधिक मात्रा में लग जाएगा। तो अति आवश्यक जब परिस्थितियाँ पैदा होती है या कोई विशेष परिस्थिति पैदा होती है तो उन विशेष परिस्थितियों में इस संपर्क कड़ी को तोड़ा जा सकता है और F सीधा अपनी बात P को बता सकता है या P अपनी सीधी बात F को बता सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्योल पुल, नाम दिया गया फ्योल पुल। हेनरी फ्योल ने एक सुविधा की दृष्टि से, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई
और वहाँ पर तुरंत अगर बात यहाँ पर पहुँचानी है तो इस संपर्क कड़ी को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बीच में जो लाइन खींची गई है ये फ्योल पुल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी, ये भी एक सिद्धांत के रूप में हेनरी फ्योल ने बात बताई। उसके बाद सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। एक निर्धारित स्थान पर निर्धारित वस्तु को अगर रखा जाए, निर्धारित स्थान पर निर्धारित वस्तु को रखा जाए और उस वस्तु को उपयोग करने वाला निर्धारित व्यक्ति अगर हो तो वो काम बेहतर तरीके से संपन्न होगा कि आपको इस वस्तु का उपयोग करना है और ये वस्तु आपको इस स्थान से मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था में एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित व्यक्ति होता है और निश्चित व्यक्ति ही उस निश्चित स्थान से उस वस्तु का प्रयोग करेगा। तो ये व्यवस्था बन गई और व्यवस्था के माध्यम से हम क्या करते हैं कि समय की बचत कर सकते हैं, कम समय के अंदर बेहतर काम किए जा सकते हैं। तो व्यवस्था का सिद्धांत भी हेनरी फ्योल ने दिया है। अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। समता का मतलब क्या है कि न्याय संगत बात करना, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, जहाँ आवश्यक है वहाँ पर दयालुता दर्शाना। किसी के साथ मान लो कोई काम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई और वहाँ पर अगर हम उसके साथ डांट झपट करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मान लो अपना विशेष आदमी है और उसने अगर गलती कर दी तो उससे हम डांट झपट नहीं कर रहे हैं, और हमारा विशेष आदमी नहीं है, उसने अगर गलती कर दी तो उससे हम डांट झपट कर रहे हैं। तो ये समता का सिद्धांत नहीं है। समता का सिद्धांत क्या कहता है? समानता, भेदभाव नहीं रखना। अगर सभी के प्रति एक जैसी भावना, ये व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो उसको भी उसी प्रकार से सजा दी जाएगी, ये व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको भी इसी प्रकार से सजा दी जाएगी। समानता का भाव होना चाहिए। ये अगर अच्छा काम कर रहा है तो इसको शाबाशी मिलेगी, ये अगर अच्छा काम करे इसको भी शाबाशी मिलेगी। मतलब समानता का भाव, बिना भेदभाव के अगर हम काम करते हैं और न्याय संगत काम करते हैं तो वो काम बेहतर तरीके से, और इससे क्या होता है कि विश्वास का वातावरण पैदा होता है, कर्मचारी में एक सहयोग की भावना पैदा होती है, कर्मचारी के मन में भी संतुष्टि का भाव पैदा होता है, अपने उच्च अधिकारी के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता है। तो समता का सिद्धांत भी बहुत ही आवश्यक है एक संगठन के अंदर। अगला सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। हर एक कर्मचारी चाहता है कि एक निश्चित समय के लिए कंपनी के अंदर उसको जॉब मिले, कोई भी कंपनी उसको निकाले नहीं। मतलब कार्यकाल में स्थिरता बहुत आवश्यक है, जिससे कि कर्मचारी निश्चित होकर काम करेगा। कर्मचारी के मन में एक भय का वातावरण पैदा नहीं होगा कि मेरे को कंपनी कभी भी निकाल सकती है। इस प्रकार का भय अगर साथ लेकर अगर कर्मचारी काम करता है तो उस काम के अंदर कभी भी कुशलता नहीं आएगी। तो कंपनी के अंदर एक नीति बननी चाहिए, कंपनी के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें कर्मचारी को निश्चित समय के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए। शुरुआत में कर्मचारी गलती भी करता है तो उसको निकालना नहीं, उसको अनुभव प्रदान करना, उसको सिखाना, और इससे काम सीखते सीखते और कर्मचारी अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जितना अनुभवी कर्मचारी होगा उतना ही कंपनी को भविष्य में अच्छा लाभ मिलता है। तो कर्मचारी को कार्यकाल में क्या मिलनी चाहिए? स्थिरता मिलनी चाहिए। ऐसे कैसे? 13वां बिंदु है प्रेरणा। कर्मचारी को प्रेरणा देना, कर्मचारी को अभिप्रेरित करना, जिससे कि कर्मचारी संतुष्टि का भाव पैदा हो। कर्मचारी को अगर प्रेरणा दी जाए, अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको वाहवाही दी जाए, उसको शाबाशी दी जाए, तो इससे उसको प्रेरणा मिलेगी। जैसे कोई अच्छा कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, वित्तीय अभिप्रेरणा दे रहे हैं, और कोई अच्छा कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हम दंड स्वरूप और उससे जुर्माना वसूल कर रहे हैं या उसकी वेतन कटौती कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रेरणा मिलेगी कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारी कंपनी के अंदर हमारा मान बढ़ेगा, हमारी सम्मान बढ़ेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारी पदोन्नति होगी। तो प्रेरणा के लिए आप अलग अलग योजनाएं चला सकते हैं जिससे कि कर्मचारियों में संतुष्टि का भाव पैदा किया जा सके। और अंतिम सिद्धांत है सहयोग की भावना का सिद्धांत। परस्पर एक दूसरे का कंपनी के अंदर, संगठन के अंदर और सहयोग की भावना विकसित करना। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का सहयोग करे, मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। सभी कर्मचारी आपस में अगर मिलजुल कर काम करेंगे, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित होगा, उनके बीच में एकता स्थापित होगी और एक दूसरे का सहयोग लेकर देकर काम करेंगे, तो इससे काम तीव्र गति से, बिना समय की बर्बादी के, और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको आसानी रहेगी। तो सहयोग की भावना का सिद्धांत भी और हेनरी फ्योल ने दिया है। ऐसे हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है।
इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए। उनके नाम है टेलर है, कुंटज ओडोनल है, हैरी है, उर्विक है। इन्होंने भी इन 14 सिद्धांतों के अलावा और कई प्रकार के सिद्धांत दिए। उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, भारार्पण का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी अलग अलग विद्वानों ने दिए।